हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और ये फर्स्ट लेक्चर होगा आपकी 12th क्लास की अकाउंटिंग के लिए भी। अभी तक जब हम क्लास 11th की अकाउंटिंग की बात कर रहे थे तो हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और उसके बाद हमने जो पूरा बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस देखा था वो था टिपिकली एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उस टाइप का बिजनेस था जहाँ पे सिर्फ एक ओनर होता है और वो सिंगल हैंडेडली अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। तो हमने जितना भी अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस देखा था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। अब होता क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और उन दो लिमिटेशंस में सबसे बड़ी दो लिमिटेशंस ये होती हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर एक ओनर होता है तो उसके पास हमेशा कैपिटल जो होती है वो लिमिटेड होती है, कैपिटल का कंस्ट्रेंट होता है। और दूसरा मैनेजरियल स्किल्स या फिर एक्सपर्ट स्किल्स। जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल हैंडेडली अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है तो जो एक्सपर्टीज होती है वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाती हैं, जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। तो जब हमें अपने बिजनेस को एक बड़े मैग्नीट्यूड पे करना होता है या जब हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं तो हमें दोनों कैपिटल और ये जो एक्सपर्टीज होती हैं ये ज़्यादा लोगों की चाहिए होती हैं। इसीलिए हम एक बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाते हैं और टिपिकली हमारे पास दो टाइप के बिजनेस फॉर्म्स आते हैं जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप से एक बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाते हैं। एक होता है आपका पार्टनरशिप और एक होता है आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। और जो आपकी 12th क्लास की अकाउंटिंग है उसमें हम इन्हीं दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, हम किस तरीके से उसके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग और ये ही मेजरली आपकी 12th क्लास के सिलेबस को बनाता है। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इट विल बी अबाउट पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक समझाऊंगी और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी समझ में आने लगेगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनरशिप होती है इंडिया में वो गवर्न होती है बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जो आपका कंपनी होती है वो गवर्न की जाती है बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपको याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप एक्ट का है 1932 का वो हमें डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसकी डेफिनेशन ये है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब हर एक वर्ड पे एम्फोसाइज करना है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रिलेशन। अब पहली बात, पहला वर्ड जो यूज़ किया गया है वो क्या है, रिलेशन है। अब ये किस तरीके का रिलेशन है, ये एक प्योरली ऑफिशियल और बिजनेस ओरिएंटेड रिलेशन है। बिजनेस ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये रिलेशन है ये ऑफिशियल है, ये बिजनेस फॉर्म में है। बिटवीन पर्सन्स, अब मतलब यहाँ पर जब मैंने एस यूज किया है इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जहाँ पे सिर्फ एक ओनर था, यहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं इसमें, 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान कोई भी बिजनेस रन करेगा तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। हु हैव एग्रीड, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब इन लोगों ने क्या किया है, एग्री किए हैं ये लोग। अब इसी एग्रीड वर्ड से आगे आपके पास वर्ड आएगा एग्रीमेंट, राइट। अग्रीड वर्ड से ही आपके पास वर्ड आएगा एग्रीमेंट। टू शेयर द प्रॉफिट्स, अब उन्होंने किस बात पे एग्री किया है कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉसेस अपने आप इसमें इंक्लूडेड होंगे, कि अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो क्या शेयर करेंगे, लॉसेस भी शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट्स, जो उस बिजनेस से ओरिजिनेट होंगे, जो कौन कर रहा है, कैरी आउट बाय वन और एनी ऑफ देम, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब लेट्स से आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने ये सोचा कि लेट्स ओपन अ जिम। अब जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था 11th क्लास में, हम उसी को लेकर चलते हैं आगे। अब आपको लगा कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, सो लेट्स डू वन थिंग, यू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स और आपने कहा कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस बिजनेस विद मी, एंड ही एग्रीड टू इट। और आप दोनों ने क्या किया, मिलके ही बिजनेस स्टार्ट किया और आपने क्या कहा कि हम दोनों मिलके जिम चलाएंगे और जितने भी प्रॉफिट्स या फिर लॉसेज होंगे इस बिजनेस से हम क्या करेंगे, उसे जॉइंटली शेयर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, किस इंटेंशन से रन कर रहे हैं कि हम उससे क्या कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें।
अब इस इंडिविजुअल का नाम है ए, इस इंडिविजुअल का नाम है बी। इसका मतलब ये है कि जैसे बी जो है वो पिछले 20 दिन से जिम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी की जो एसोसिएशन है बिजनेस से वो ख़त्म हो गई है। उसकी गैर मौजूदगी में ए जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेगा उसे अबाइड करना पड़ेगा फॉर बोथ बी एंड फॉर ए, दोनों उसके लिए आंसरेबल है। तो इसका मतलब ये है दैट एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या तो ए है वो दोनों के लिए एक्ट कर रहा है या दोनों एक के लिए एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है पार्टनरशिप जो होता है वो एसोसिएशन होती है, वो एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जब वो एग्री करते हैं एक कॉमन बिजनेस रन करने के लिए। और ये है आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन को, यहीं से आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले टू और मोर पीपल। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ये क्या होगा, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए है। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि भाई पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए है ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए टू 100, राइट। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की 50 पर। तो मतलब अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम हो सकते हैं 2 लोग और मैक्सिमम हो सकते हैं 50 पीपल, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड वर्ड जो आया है वो है एग्रीमेंट। अब मतलब जो ये पार्टनर्स हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि हम इन टर्म्स और कंडीशंस पे काम करेंगे। अब अगर सिर्फ एक आदमी बिजनेस रन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी उसका डिसीजन होगा वो ही लिया जाएगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो किसका डिसीजन लिया जाएगा, किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का डिसीजन होगा तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है और यूजुअली ये एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक या तो ओरल होगा, राइट, या होगा रिटन, राइट। अब आपको क्या लग रहा है पहले कि हाँ भाई दोस्ती भाईचारे में ऐसे ही बात कर लेते हैं और एक ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं कि हाँ भाई ये होगा वो होगा या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे किसी भी बिजनेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती है, राइट। दोस्ती से बढ़ के वो क्या बन जाता है, एक बिजनेस बन जाता है। तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक रिटन एग्रीमेंट करें, राइट। तो जो ये रिटन एग्रीमेंट होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, राइट। ये वर्ड आपको याद रखना है, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो जब रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स जिसमें वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, राइट। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो वो किसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, वो काम करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में वो सारे पार्टनर्स बांटेंगे। अब वो किस रेशियो में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता है कि सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटते हैं। उसके बाद है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे को मैंने अभी आपको समझाया था और इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मतलब जो ए है वो भी कोई डिसीजन अगर लेगा अपने जिम से रिलेटेड तो बोथ ए एंड बी हैव टू अबाइड टू दैट डिसीजन, राइट। तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ये है आपकी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पार्टनरशिप जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से कैसे अलग होता है। अब हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ा तो हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, फिर आपका लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, P&L अकाउंट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये फंडामेंटल हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये आपके अकाउंटिंग के लिए नेसेसरी हैं। मतलब चाहे आप कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग करें, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग करें या कोई भी अकाउंटिंग करें, ये सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस हम लोग ले आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या अलग हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से। अब पहले आप वही करोगे, पहले आप जर्नल बनाओगे, ठीक है भाई, पहले आप जर्नल बनाओगे, फिर आप लेजर बनाओगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जर्नल, लेजर,
ट्रायल बैलेंस आपका वैसे ही बनेगा, राइट। उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, आपका P&L अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये किसी भी बिजनेस के लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग है तो इसमें कुछ अलग हो जाएगा, इसमें भी उसी तरीके से जर्नल बनाया जाएगा, उसी तरीके से लेजर बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट भी बनाया जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रही हूँ, लेट्स से ये आपका ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है, ठीक है। अब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में अगर आपको याद होगा तो इस साइड पर आप लिखते थे सेल्स और जितने भी आपके रेवेन्यू के कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देते थे जितने भी आपके एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स होते थे, राइट। मतलब यहाँ पे आते थे सारे रेवेन्यू के कंपोनेंट्स, यहाँ आते थे सारे एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स। अब लेट्स से जो टोटल रेवेन्यू का कंपोनेंट है वो आ गया 5 लाख का, ठीक है, ये आ गया 5 लाख का, और टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो आ गया है लेट्स से 4 लाख का या 4,50,000, कुछ भी जो आपको फिगर लेनी है आपको ले सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना है उसमें मैंने दिखाया है कि सेल्स या रेवेन्यू जो हुई है एक पर्टिकुलर एरिया में, अभी मैं ट्रेडिंग और P&L को एक साथ दिखा रही हूँ। तो ये टोटल हुआ है 5 लाख का और एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल 4,50,000 का। तो आप कोई भी देख के बता सकते हैं कि भाई अगर रेवेन्यू 5 लाख है और एक्सपेंडिचर 4,50,000 है तो मतलब 50,000 का क्या है आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, कितना आ गया 50,000। ये कर रहे थे हम लोग। अब 50,000 क्या होता था, ये था हमारा नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है और हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक ओनर था, सिर्फ एक ओनर की कैपिटल थी, तो हम क्या कर देते थे उस ओनर की कैपिटल में नेट प्रॉफिट को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे अपनी बैलेंस शीट में, राइट। यही कर रहे थे हम लोग, कैपिटल में अपने नेट प्रॉफिट को ऐड कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हमें पता है कि कैपिटल सिर्फ एक ने नहीं लगाई है, अब हमारे पास एक ओनर है, दूसरा ओनर है, तीसरा ओनर है और चौथा ओनर भी है। लेट्स से 4 पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फर्म है। तो अब जो ये नेट प्रॉफिट है ये 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिर्फ एक की कैपिटल में नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मतलब हमारा जो प्रोसेस है, हम सीधा नेट प्रॉफिट से बैलेंस शीट पर नहीं जा सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, या जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। एप्रोप्रिएशन बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, P&L डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, P&L एप्रोप्रिएशन बोलो, दोनों बात एक ही है, राइट। अब क्या डिफरेंस है इस P&L अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब P&L अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट आए हैं बेटा वो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल कैसे हैं, अब जैसे आपने कोई एम्प्लॉय रख रखा है, आपने उसे सैलरी दी, ठीक है। अब वो सैलरी जो देनी है वो आपको देनी ही है, चाहे आपको मुनाफा हो चाहे आपको नुकसान हो। आप उससे ये तो नहीं कहोगे भाई इस बार हमें मुनाफा नहीं हुआ है तो हम तुम्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो जो P&L अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ये एक्सपेंडिचर साइड वाले, ये कंपलसरी होते हैं और इसीलिए इन्हें बोला जाता है चार्ज, राइट। चार्ज ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको उन्हें पे करना ही है। और वहीं जब मैं बात करती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन की, अब जैसे सब पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि भाई हम हर महीने 1,000 रुपये की सैलरी लेंगे, ठीक है, हम हर महीने 1,000 रुपये की सैलरी विड्रॉ करेंगे बिजनेस में से। अब क्या हुआ, बिजनेस को लेट से 50,000 का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस को 0 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो अब जो A, B, C और D हैं ये तो ओनर्स हैं ना, ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई हमें 1,000 रुपये की सैलरी ड्रॉ करनी ही है, क्योंकि वो क्या है, ओनर्स हैं। और जो ओनर्स हैं वो उनको आपका सैलरी का कंपोनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो P&L एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन उस बेसिस पर होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है और हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। अगर लॉस हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ना सैलरी मिलेगी ना और भी कोई भी चीज़ अगर आपने प्रॉमिस कर रखी है वो भी मिलेंगी। तो हम लोग क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन या फिर P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमारा यहाँ पे इस स्टेप पर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज योर P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन या P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ये बताता है कि पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब जो ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे हमने कहा था कि भाई पार्टनर्स जो हैं वो सैलरी विड्रॉ करेंगे,
तो भाई सैलरी मिलेगी, वो भी किससे मिलेगी, नेट प्रॉफिट से मिलेगी। सैलरी जो किसको दे रहे हैं हम, पार्टनर को दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी है भाई वो किसका पार्ट है, P&L अकाउंट का ही पार्ट है, ये याद रखना है। चार्ज और ये एप्रोप्रिएशन अलग अलग चीज़ें हैं। चार्ज कंपलसरी है बिजनेस के लिए, और जो एप्रोप्रिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन पार्टनर्स। अब भाई हमने कहा था कि जो ए ने कहा कि जो मैंने कैपिटल दी थी, या बी ने या सी ने या डी ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर उन्हें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, जो अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें लिखा हुआ था कि भाई जितना भी हमने पैसा लगाया उस पर 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये भी किस में से मिलेगा, नेट प्रॉफिट में से मिलेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो। अब अगर लेट्स से सी ने कुछ कैपिटल विड्रॉ की थी बिजनेस में से, और बाकी सारे पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई अगर कोई बिजनेस में से कोई भी कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसे 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कौन पे करेगा, वो सी पे करेगा। अब ये मैं बता दूं, ये हमें रिसीव होंगे और ये क्या होगा, सी पे करेगा, राइट। उसके बाद अगर हमने ये डिसाइड कर रखा था कि कमीशन पे किया जाएगा सारे पार्टनर्स को, तो अगेन वो क्या है, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपका नेट प्रॉफिट होगा, और ये सारे किस में आते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब आपको क्लियरली समझना है कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जिसमें हम ये बता रहे हैं कि पार्टनर्स के बीच में मुनाफा जो है वो किस तरीके से बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये आता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन में। अब ये आ गया पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है अपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, दैट इज़ योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि हम आगे देख सकें। ओके, अब अगर जल्दी जल्दी व्यूज़ बढ़ाएंगे और इसे शेयर करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद पाऊंगी और उसके बाद हमें ये सब इरेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, यू लाइक द वीडियो एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आपको जो भी क्वेरी होती है नीचे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर शेयर करिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे तो हम सिंपल क्या कर दे रहे थे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दे रहे थे, और जो नेट लॉस था उसे कैपिटल में से डिडक्ट कर दे रहे थे, राइट। लेकिन अब क्या है, हमारे पास 4 अलग अलग पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर है ए, बी, सी और डी, सब अलग अलग कैपिटल लेकर आ रखे हैं, राइट। ए की भी कुछ कैपिटल है, बी की भी कुछ कैपिटल है, सी की भी कुछ कैपिटल और डी की भी कुछ कैपिटल है, राइट। कुछ नेट प्रॉफिट इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा और कुछ इसके पास जाएगा। उसी तरीके से अगर नेट लॉस होगा तो कुछ इसकी कैपिटल में से कम होगा, कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद या जो भी टाइम पीरियड के बाद आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक पार्टनर की कैपिटल कितने लेवल पर स्टैंड करती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट के साथ इन पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनता है, राइट। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट बनता है और कौन सी कंडीशन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, सिर्फ पहली चीज़ क्या बनाना है हमें, P&L एप्रोप्रिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और उसी के साथ साथ उसके करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं, राइट। और उसी तरीके से जो ये मैं नेट प्रॉफिट प्लस कैपिटल कह रही हूँ, ये किस में आता था, बैलेंस शीट में आता था, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे पास 4 अलग अलग लोगों से कैपिटल आ रखी है, नेट प्रॉफिट अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बैलेंस शीट में भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए बैलेंस शीट भी जो होती है हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से अलग होती है, राइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको अगर मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपको ये देखना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हर एक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना, कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है फॉर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो जो आगे आने वाले लेक्चर होंगे उसमें हम इन तीनों अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे, राइट। अब ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ की हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप्स जो होती है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी, जो पार्टनरशिप होती है
वो एक एग्रीमेंट पे चलती है, और जब वो एग्रीमेंट रिटन होता है, मतलब बताया गया होता है, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई होती है, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, राइट, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे हर एक पार्टनर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, राइट, हर एक पार्टनर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उस बिजनेस में, राइट, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, हर एक पार्टनर का प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी होगी, लॉस में कितनी हिस्सेदारी होगी, राइट, अगर कोई पार्टनर कैपिटल दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, अगर कोई पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज होगा, अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पार्टनर को, राइट, लोकेशन क्या होगी, नाम क्या होगा, राइट, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का कौन सा तरीका है, अगर पार्टनरशिप फर्म को डाइल्यूट करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, राइट, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और हमें पता था कि भाई दोस्त हैं, हमें नहीं ज़रूरत है पार्टनरशिप डीड की, और हमने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से मेंशन नहीं की है, तो मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है भाई, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी तो वो भी मेंशन होगा, कमीशन देनी थी वो भी मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, राइट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको याद रखना है पहली चीज़, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, याद रखना है आपको, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड नहीं है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में सारे पार्टनर्स के बीच में मुनाफा या फिर नुकसान बराबरी से बढ़ता है, इररिस्पेक्टिव कि किसने कितनी कैपिटल लगा रखी है। अब ए ने लेट से लगा रखा है 1 लाख रुपीज़ और बी ने लगा रखा है 50,000 रुपीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, बी को कम मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो जितना भी मुनाफा होगा वो ए और बी के बीच में बराबर से बटेगा, और नुकसान होगा तो भी उसी तरीके से किया जाएगा, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईओडी का कोई अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कोई प्रोविजन नहीं होगा, मतलब ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी और ना ही उन पे इंटरेस्ट ऑन जो आपका ड्राइंग्स होगा वो चार्ज किया जाएगा। उसके बाद है लोन। अगर किसी पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन एक्सटेंड किया है और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है पार्टनरशिप डीड में से रिलेटेड, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर, ये हमने फिक्स कर रखा है, राइट। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो ना सैलरी का प्रोविजन होगा, ना कमीशन का प्रोविजन होगा, इनमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कोई भी पार्टनर कभी भी ये नहीं कह सकता कि अब मुझे सैलरी चाहिए या मुझे कमीशन चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड नहीं है। तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है 6% पर एनम, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड जो होती है वो एक तरीके का मेमोरेंडम होता है जो ये बताता है कि बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ये इसकी रूल्स एंड कंडीशंस हैं, ओके। अब मैं 2 पॉइंट्स और आपको बता दूं कि अगर कोई भी ओनर जो है, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर्स थे, राइट, ये कुछ पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। अब लेट्स से पार्टनरशिप बिजनेस के पास कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, अब सी ने क्या किया, उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया और उस काम से उसे क्या हुआ, कुछ भी प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी थी, सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी थी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी, राइट। वो क्या किया, एक इंडिविजुअल पार्टनर ने यूज़ किया किसी और काम के लिए और उससे उसे क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मुनाफा है ये सब पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट्स से ए बी सी और डी चारों मिलके एक जिम चला रहे थे, अब डी ने क्या किया, एक अपना अलग से घर के पास एक और जिम खोल लिया, तो बेटा जो डी को इस जिम से मुनाफा होगा क्योंकि उसने सेम बिजनेस चूज किया है, तो वो प्रॉफिट भी सबके बीच में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के कॉम्पीटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो उसे उसी बिजनेस का पार्ट मान लिया जाता है और उसे बाकी सारे पार्टनर्स के साथ भी वो मुनाफा शेयर करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये तो हो गई पहली बात, हमने बात की कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हमें पार्टनरशिप में क्या क्या नया देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन,
P&L, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट। उसके बाद पार्टनरशिप डीड जब होती है और जब नहीं होती है, ये सब हमने देखा। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू कि आप लोग अपनी बुक्स खोलें, पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आपका लेसन 1 है, आप उसे एक बार पढ़िए। और जब आप उसे पढ़ेंगे, उसमें अगर आपको कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है फ्रॉम व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, तो आप उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस की हैं। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई हेल्प यू आउट विद इट। उसके बाद अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, उसके बाद आपको देखना है कि एक पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कैसे पार्टनरशिप डीड हेल्प करती है इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप। और जब ये डीड नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं टू विच अ पार्टनर हैज़ टू अबाइड, राइट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट टू योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ज़्यादा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, और तब तक आपको अपनी बुक से स्टडी करके आना है और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं आपको पुट अप करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।